नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में पिछले कुछ दिन से जो है लगातार राजनीति के अंदर उठापटक देखने को मिल रही है, खलबली मची हुई है, घमासान मचा हुआ है। तो इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कई जो है पुराने मंत्रियों का भी मंत्रिमंडल से पत्ता काट दिया गया है। कई मंत्रियों के जो है मंत्रिमंडल में रहने की स्थिति पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। भाजपा की तरफ से कई मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और एक और बड़ी बात आपको बताते चले कि नए मंत्रियों के नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं। यह बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दिल्ली में बैठक हुई है। बैठक में जो है फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं जो नए मंत्री बनाए जाने हैं उनके नामों पर मोहर लगाने का काम कर दिया गया। बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है, नए मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। यह बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि कौन से जो नाम हैं जिनको नए मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, तो साथ ही कौन से ऐसे पुराने मंत्री हैं जिनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिनका पत्ता कट चुका है। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि किन समीकरणों के तहत इन नए नामों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और कौन सी ऐसी चीजें रही हैं जिनके कारण पुराने कई मंत्रियों का पत्ता कट चुका है। अब सबसे पहले अगर बात की जाए पुराने मंत्रिमंडल की, जिसमें 14 नेताओं को मंत्रालय सौंपे गए थे। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद दुष्यंत चौटाला जो कि जेजेपी से विधायक थे उचाना से, फिर अनिल विज, जयप्रकाश दलाल, मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुर्जर, बनवारी लाल, कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली, ये कैबिनेट के मंत्री थे। इसके अलावा राज्य मंत्री जिनको बनाया गया था उसमें कमलेश ढांडा का नाम आता है। उसके बाद ओम प्रकाश यादव का नाम भी शामिल है, संदीप सिंह का नाम भी शामिल है, तो साथ ही अनूप धानक का नाम भी उसमें शामिल है। ये कुल 14 मंत्री जो पुराने मंत्रिमंडल में शामिल थे, जिनको मंत्रालय सौंपे गए थे। लेकिन अब जो है नई सरकार बनी है, नए सिरे से जो है दोबारा कामकाज शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को भी बदल दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। हालांकि उपचुनाव नहीं हुआ है। करनाल सीट से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व में रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब वहां उपचुनाव होना है जिसमें सीएम फेस के तौर पर नायब सिंह सैनी को उतारा जाएगा। और बीजेपी की प्राथमिकता रहने वाली है कि नायब सिंह सैनी को करनाल सीट पर जो उपचुनाव होगा उसमें जितवाकर विधानसभा भेजकर मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब चर्चा करेंगे उन नामों पर जो नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जिन पर विचार विमर्श हो चुका है, जो नाम लगभग फाइनल किए जा चुके हैं। और जिन मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है वो नाम भी आपको इसी चर्चा में बताने वाले। नायब सिंह सैनी के साथ साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें सबसे पहला नाम रणजीत चौटाला का आता है, जो निर्दलीय विधायक हैं। पिछले मंत्रिमंडल में भी उनके पास मंत्री पद था, मंत्रालय थे, और कहीं ना कहीं नई सरकार बनी है। नए सिरे से जो कामकाज शुरू होगा, नए सिरे से जो मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा, उसमें उनको पहले ही मंत्री के रूप में शपथ मिल चुकी है, शपथ ले चुके हैं। उसके बाद नाम आता है कंवरपाल गुर्जर का। पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वन एवं पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर जो उनको शपथ दिलवाई जा चुकी है। जेपी दलाल जो कृषि मंत्री रहे, उनको भी शपथ दिलवाई जा चुकी है। बनवारी लाल जो सहकारिता मंत्री थे पूर्व में, उनको फिर से शपथ दिलवाई जा चुकी है। साथ ही मूलचंद शर्मा जो परिवहन मंत्री रहे पूर्व में, उनको भी शपथ दिलवाई जा चुकी है। यानी कि एक तौर से देखा जाए तो अब 6 मंत्री पद भरे जा चुके हैं। 6 के अलावा अब जो है कुल 8 मंत्री पद शेष बचते। उन 8 मंत्री पदों को लेकर काफी मारामारी जो है देखने को मिल भी रही है और लगातार जो है मारामारी बढ़ने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अब उन 8 मंत्री पदों के लिए 8 नाम फाइनल कर दिए हैं। सबसे पहला नाम आता है अनिल विज का। अनिल विज जो कि नायब सिंह सैनी के सीएम बनाए जाने के कारण नाराज चल रहे थे, उन्होंने विधायक दल की बैठक उस दिन बीच में ही छोड़ दिया और वापस जो है अंबाला की तरफ लौट गए। लेकिन उसके बाद जो है उनको मनाने का दौर चला, कई बार उनसे बातचीत की गई, जिसके बाद वो मान भी गए। और उनके मानने की जो शर्त रही वो ये थी कि उनके पास कई अहम मंत्रालय पिछले मंत्रिमंडल में थे जो भंग कर दिया गया बीच में ही। तो अब उनको जो है पिछले मंत्री पदों के साथ साथ और भी 1-2 जो है बड़े डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। यानी कि एक तरीके से ये लगा लीजिए कि नायब सैनी के बाद
हरियाणा की नई सरकार में अनिल विज का पद उप मुख्यमंत्री के समान होने वाला है, यानी कि नायब सैनी के बाद अनिल विज ही दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री और नेता होने वाले हैं, जिनका नाम बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है, क्योंकि अनिल विज के बिना सरकार चलाना बेहद मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि अनिल विज के चर्चे और अनिल विज की पॉपुलैरिटी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो इसका जो है नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि पंजाबी समाज से आते थे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो ऐसे में पंजाबी समाज को बीजेपी के साथ एक बार फिर जोड़े रखने के लिए, उस पंजाबी वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अनिल विज को मंत्री पद देना, अनिल विज को जो है सीएम के बाद डिप्टी सीएम के बराबर पावर देना बेहद जरूरी हो जाता। अब आगे बात करते हैं कमल गुप्ता को लेकर, जो कि हिसार से विधायक है, लेकिन नए मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया जाएगा उसमें उनको जगह नहीं मिलने वाली है। यह बड़ी खबर हो सकती है और कहीं ना कहीं कमल गुप्ता के लिए, उनके समर्थकों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है। पूर्व में मंत्री जरूर रहे, शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्रालय उनके पास था, लेकिन अब की बार उनको जो है इस मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कहीं ना कहीं उनकी जगह ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा स्पीकर थे, उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यहां एक और अहम बात यह है कि तीसरे नेता के रूप में गोपाल कांडा का नाम भी शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार की सूची में। तीनों ही नेता वैश्य समाज से आते हैं, यानी कि बनिया समाज से आते हैं, और ऐसे में बनिया समाज से एक नेता का मंत्रिमंडल में होना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी को हर समाज से वोट बैंक को जोड़े रखना है तो ऐसे में वैश्य समाज से, बनिया समाज से एक नेता को मंत्रिमंडल में लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि कमल गुप्ता पिछली बार मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, पिछले 4 साल से अधिक समय तक वो मंत्री पद पर रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका पत्ता जो है कट चुका है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उनकी जगह ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गोपाल कांडा की बात की जाए तो उनको जो है बीजेपी हाईकमान की तरफ से अब तक कोई भी इशारा नहीं मिला है, लेकिन वो भी लगातार प्रयास में है, पिछले कुछ दिन से लगातार चंडीगढ़ में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मंत्री बनने के लिए काफी मेहनत और कड़ी मशक्कत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान का जो इशारा होगा वही हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मान्य होगा। हालांकि आपको बताते चले साथ साथ कि अनिल विज जो है अंबाला से विधायक हैं, तो वही ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक हैं, गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं, कमल गुप्ता हिसार से विधायक है। अब बात की जाए अगले मंत्री के रूप में जिस नेता का, जिस विधायक का नाम फाइनल किया गया, वो है भव्य बिश्नोई, जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। आदरपुर मंडी से उपचुनाव जीतकर चंडीगढ़ विधानसभा में जाने का उन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं 41वें बीजेपी के विधायक के रूप में जाने जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाई, कहीं ना कहीं चुनाव जिताने का भी काम किया, तो ऐसे में उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं पिछले लंबे समय से चली आ रही। जब से उन्होंने चुनाव जीता, जब से भव्य बिश्नोई विधानसभा पहुंचे, तभी से जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन पुराना जो मंत्रिमंडल था वो भंग हो चुका है, तो ऐसे में नए मंत्रिमंडल में भव्य बिश्नोई का नाम शामिल किया गया। लेकिन यहां भी एक पेच अड़ा हुआ है, वो पेच है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा से टिकट दी जाती है या फिर कुलदीप बिश्नोई को किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाता है, तो ऐसे में भव्य बिश्नोई का मंत्रिमंडल की सूची से नाम कट सकता है, नाम हट सकता है। अब चूंकि कमल गुप्ता जो कि हिसार से विधायक है और आदमपुर मंडी जो विधानसभा है वो भी हिसार जिले के अंतर्गत आती है, जहां से भव्य बिश्नोई विधायक चुने गए थे उपचुनाव के दौरान, तो ऐसे में अगर कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है, मंत्रिमंडल से उनका पत्ता कटता है, तो हिसार जिले को भी मंत्रिमंडल में जगह देना बेहद जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए, तो भव्य बिश्नोई को यह मौका मिल सकता है। अगले अगर मंत्री के रूप में बात की जाए जिनका नाम फाइनल किया गया वो है जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा।
जो कि पंजाबी समाज से आते हैं, तो ऐसे में उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का एक और बड़ा कारण यह है, जो राजनीतिक कारण बताया जा रहा है, कि पहले जींद जिले का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने में दुष्यंत चौटाला का नाम शामिल था। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला, जो कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, सरकार नए सिरे से गठित की गई है, नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को जो है उस जिम्मेवारी पर स्थापित कर दिया गया है। तो ऐसे में जींद जिले की कमान संभालने वाला मंत्रिमंडल में कोई नहीं बचता है, तो दुष्यंत चौटाला की जगह अब मंत्रिमंडल में, नए मंत्रिमंडल में नए सिरे से करसन मिड्डा को, जो कि जींद से विधायक, उनको सेट किया जा सकता है, उनको शामिल किया जा सकता है। अगले मंत्री का नाम बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि यहां जो महिला कोटे के रूप में मंत्री बनाई गई थी कमलेश ढांडा, उनका भी पत्ता मंत्रिमंडल से कट चुका है, क्योंकि जनता उनसे नाराज है। बीजेपी ने जो अपने अंदरूनी सर्वे करवाए उसमें कहीं ना कहीं कमलेश ढांडा की मंत्री के रूप में नेगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। तो ऐसे में उनका भी मंत्रिमंडल से पत्ता कटना तय माना जा रहा है, उनको भी जो मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अब अगर महिला कोटे से मंत्री बनाने की बात आती है, तो यहां दो नाम बीजेपी के द्वारा फाइनल किए गए। एक तो बड़खल विधानसभा क्षेत्र से विधायिका सीमा त्रिखा, वही दूसरा नाम जो है निर्मल रानी, जो कि गन्नौर से बीजेपी की विधायिका है। ये दो नाम जो है महिला कोटे से मंत्री के रूप में फाइनल किए गए। लेकिन यहां अब एक बड़ी बात यह है कि मंत्री एक ही बनना है, दोनों विधायिकाओं में से एक को मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे में एक को जो है विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी कि एक महिला विधायक को विधानसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं एक को जो हम मंत्री पद दिया जा सकता है। इसमें यह कहा जा रहा है, जो अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली उसमें यह बताया गया है कि सीमा त्रिखा, जो बड़खल विधानसभा क्षेत्र से महिला विधायक, उनको विधानसभा में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनाया जा सकता था। ऐसे में महिला कोटे के लिए जो मंत्री पद है वो खाली हो जाता है, और वहां पर सिर्फ एक नाम बचता है, निर्मल रानी, जो कि गन्नौर से बीजेपी की महिला विधायक है। तो निर्मल रानी को मंत्री पद दिया जा सकता है, जो महिला कोटे के अंतर्गत आता है। अब अगले मंत्री की बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बताते चले कि एक और मंत्री ओम प्रकाश यादव, जो कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और कहीं ना कहीं राज्य मंत्री उनको बनाया गया था, उनका पत्ता भी मंत्रिमंडल से कट सकता है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अहिरवाल के एक बड़े नेता हैं, उनके द्वारा जो है ओम प्रकाश यादव की पैरवी की गई थी। ओम प्रकाश यादव को राव इंद्रजीत का सहयोग, समर्थन मिला, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो सरकार में मंत्री बन पाए। अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव और राव इंद्रजीत के बीच भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि पहले ओम प्रकाश यादव राव इंद्रजीत के वफादारों की सूची में शामिल थे, लेकिन अब उनके बीच कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक विवाद परस्पर देखने को मिल रहा है, दूरियां कहीं ना कहीं उनके बीच बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जो उनके संबंध का धागा है वो टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव को दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, उनका नाम जो मंत्रिमंडल से कट सकता है, काट दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं उनकी जगह अहिरवाल से एक दूसरे विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, और वो विधायक है कोसली विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मण सिंह यादव। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कोसली विधानसभा क्षेत्र वैसे तो रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर लोकसभा क्षेत्र के अनुसार बात की जाए तो रोहतक झज्जर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोसली विधानसभा क्षेत्र आता है। तो ऐसे में पिछली बार जब दीपेंद्र हुड्डा को अरविंद शर्मा ने हराया था, तो कोसली विधानसभा क्षेत्र का उस जीत में, भाजपा की जीत में अहम रोल था। कोसली से बीजेपी प्रत्याशी को 70 से 80 हजार के बीच मतों की, वोटों की लीड मिली, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी उस लीड को एक बार फिर बढ़ाने का काम करने के लिए लक्ष्मण सिंह यादव को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। तो यह साफ हो चुका है कि अब ओम प्रकाश यादव का पत्ता कटने वाला है। तो ऐसे में लक्ष्मण सिंह यादव की लॉटरी लग सकती है, क्योंकि जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। तो ऐसे में लक्ष्मण सिंह यादव का पर बीजेपी दाव लगा सकती। तो ये वो 6 नेता, ये वो 6 नाम जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिन पर भाजपा अपने विधायकों को मंत्री बनाने वाली है, अपने विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने का काम करेगी 6 पदों पर। तो ऐसे में शेष बचते हैं 2 मंत्री पद। अब उनमें जो है 2 निर्दलीय विधायकों को जो है मौका मिल सकता है, 2 निर्दलीय विधायकों की लॉटरी लग सकती है।
ऐसे में अगर बात की जाए रणजीत चौटाला की, जो कि निर्दलीय विधायक हैं, पिछली बार भी मंत्री थे और नए मंत्रिमंडल में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको शपथ दिलवाई जा चुकी है मंत्री की, तो उनको जो है अलग रखा जाएगा। तो ऐसे में 5 निर्दलीय विधायक बचते हैं, जिनमें से 2 निर्दलीय विधायकों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं और उनके पीछे फाइनल करने की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। पहला नाम है नैनपाल रावत, जिनको 2014 में भाजपा की तरफ से टिकट मिली पृथला विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नैनपाल रावत की पृथला विधानसभा से टिकट काट दी। तो ऐसे में उन्होंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और निर्दलीय उनको जीत भी मिल गई। जनता ने उनको चंडीगढ़ भेजने का निर्दलीय रूप से काम भी किया, लेकिन उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया और कहीं ना कहीं दूसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों का अहम रोल है। तो ऐसे में उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अगला जो निर्दलीय विधायक है वो है रणधीर गोलन। रणधीर गोलन का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए फाइनल कर दिया गया है, जो कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे निर्दलीय, क्योंकि 2019 में भाजपा ने इनकी भी टिकट काट दी थी। इनकी जगह वेदपाल एडवोकेट को टिकट दी गई, लेकिन वो चुनाव हार गए। धर्मपाल गोंदर को निर्दलीय रूप से जो है जीत मिली पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में। 2014 में हालांकि बीजेपी ने इनको टिकट दी, लेकिन उस समय इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में टिकट कटी तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय रूप से इनको जीत जो है मिल पाई। तो ऐसे में अब जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये वो 2 निर्दलीय विधायक, नैनपाल रावत जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं, और वहीं रणधीर गोलन जो कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इन दोनों जो है नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब बात की जाए जो शेष 3 निर्दलीय विधायक बचते हैं बीजेपी समर्थित, भाजपा समर्थित, जिसमें पहला नाम है सोमवीर सांगवान का, जो कि निर्दलीय विधायक हैं चरके दादरी से। 2014 में भाजपा ने इनको टिकट दिया, लेकिन 2014 में ये चुनाव हार गए। 2019 में फिर टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी जगह पैराशूट से बबीता फोगाट जो कि कुश्ती खिलाड़ी रही हैं, उनको जो है चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इनकी टिकट कटी, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता ने इनको पूर्ण समर्थन दिया, जिसके बलबूते ये विधानसभा में पहुंच पाए। ऐसे में उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पिछले जो सरकार थी, पिछला जो मंत्रिमंडल था, उसके में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उनके पास चेयरमैन ही थी, जो कि उन्होंने किसान आंदोलन के चलते उससे इस्तीफा दे दिया था और किसानों के साथ चले गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया और यही कारण रहा है कि अब जो है भाजपा उनको मंत्री नहीं बना रही है, मंत्री बनाने से हिचक रही है। तो ऐसे में सोमवीर सांगवान का नाम जो है पीछे कर दिया जाता है। उसके बाद है धर्मपाल गोंदर, जो कि नीलोखेड़ी से विधायक है। निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत भी हासिल की, लेकिन मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं मिलने वाली। हालांकि भाजपा का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं दी गई है, क्योंकि नीलोखेड़ी करनाल जिले के अंतर्गत आता है और करनाल सीएम की अपनी विधानसभा है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2014 में चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, मुख्यमंत्री बने। ऐसे में करनाल जिला जो है सीएम का खुद का अपना जिला बन जाता है और जहां से सीएम खुद चुनाव लड़ते हैं। सीएम का जिला होने के चलते वहां पर दूसरे नेता को जो है मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में एक बार फिर करनाल जो है सीएम के खाते में चला गया, क्योंकि नायब सिंह सैनी को वहां से उपचुनाव में उतारा जाएगा करनाल विधानसभा क्षेत्र से, और नीलोखेड़ी भी जो कि करनाल जिले के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में वहां पर नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो धर्मपाल गोंदर का नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाता है, हट गया है। इसके बाद आखिरी निर्दलीय विधायक बचते हैं राकेश दौलताबाद, जो कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और 2019 के चुनाव में जीत भी हासिल करते हैं। काफी जो है अच्छी खासी इनकी जीत भी रहती है 2019 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि पिछली सरकार में चेयरमैन जरूर बनाया गया था, लेकिन अब की बार जो है इनको मंत्रिमंडल में चर्चा जरूर चल रही थी कि मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी राजनीति में निष्क्रियता को देखकर कहीं ना कहीं इनका नाम भी मंत्रिमंडल की सूची से हटा दिया गया है। तो ऐसे में ये 3 निर्दलीय विधायक जिनको मंत्रिमंडल की सूची से बाहर कर दिया गया है। 2 निर्दलीय विधायक
नयनपाल रावत और रणधीर गोलन का नाम इस सूची में जोड़ा गया है और एक निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला, जो कि पहले भी मंत्री थे और दूसरी बार भी मुख्यमंत्री की शपथ के बाद तुरंत प्रभाव से उनको भी शपथ दिलवा दी गई थी, जो कि पहले से इस सूची में शामिल है और 2 और निर्दलीय विधायकों के नाम जोड़े गए हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि जो नए मंत्रियों के नाम फाइनल किए गए, जिसमें नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभा सकते हैं अनिल विज, जिनको कई अहम और बड़े मंत्रालय मिलने जा रहे हैं। उसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि मंत्रिमंडल में उनका नाम वास्तव में शामिल किया जाता है, उनके नाम पर घोषणा की जाती है, उनको मंत्रालय दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। लेकिन जो बीजेपी के गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है, अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली, उसमें उस सूची में ज्ञानचंद गुप्ता का नाम शामिल है, जहां कमल गुप्ता का जो है पत्ता साफ कर दिया गया है मंत्रिमंडल से। इसके बाद जो है भव्य बिश्नोई का नाम भी, जो कि हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, नाम शामिल किया गया है। अगर उनके पिता कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाता है, टिकट मिलती है, तो कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के मंत्री बनने पर अड़चन आ सकती है, लेकिन अब तक जो है उनका नाम फाइनल किया जा चुका है। इसके बाद करशन मिड्डा, जो कि जींद जिले से आते हैं, हालांकि पंजाबी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी करशन मिड्डा पर भी दांव चल सकती है और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद, कुर्सी जाने के बाद, चूंकि गठबंधन टूट गया, तो कृष्ण मिड्डा को जींद जिले के प्रतिनिधित्व के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उनके नाम पर भी ओके हो चुकी है। इसके बाद अगर बात की जाए महिला मंत्री के रूप में, तो यहां 2 नाम फाइनल किए गए, लेकिन एक को जो है विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, तो एक नाम बचता है निर्मल रानी का। सीमा त्रिखा को विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जाता है, तो ऐसे में निर्मल रानी को जो है मंत्री पद मिल सकता है। महिला कोटे से जो एक मंत्री पद मंत्रिमंडल में जोड़ा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए ओम प्रकाश यादव, जिनका पत्ता जो है मंत्रिमंडल से काटने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो उनकी जगह कोसली विधानसभा क्षेत्र से विधायक लक्ष्मण यादव को शामिल किया जाता है, रोहतक लोकसभा के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। अब इसके बाद अगर बात की जाए निर्दलीय विधायकों की, रणजीत चौटाला पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो ऐसे में नयनपाल रावत, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनको इस सूची में शामिल किया जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उनके नाम पर ओके कर दिया गया, उनका नाम मंत्रिमंडल की सूची में शामिल। और उसके बाद रणधीर गोलन का नाम भी जो है इस सूची में शामिल है, मंत्रिमंडल की सूची में शामिल है। लेकिन अब अगर बात की जाए जिन मंत्रियों का पत्ता मंत्रिमंडल से कट चुका है, उनमें सबसे पहला नाम ओम प्रकाश यादव, जो कि नारनौल से विधायक हैं, पूर्व में राज्य मंत्री थे। कमलेश डांडा पूर्व में राज्य मंत्री थी, उनका पत्ता भी मंत्रिमंडल से काट दिया गया है। इसके अलावा जो है संदीप सिंह खेल मंत्री रहे, लेकिन उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे। महिला कोच के द्वारा अनेक जो है आरोप लगाए गए, काफी गंभीर जो है मामला अब तक संज्ञान में है और उस पर कार्रवाई छानबीन भी लगातार चल रही है। वो मामला अभी तक चल रहा है, जारी है कार्रवाई। तो ऐसे में उनसे पहले ही मंत्री पद जो है ले लिया गया था, तो उनका पत्ता भी मंत्रिमंडल से कट चुका है। और उसके बाद जो चौथा नाम आता है कमल गुप्ता का, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 4 वो मंत्री जिनका मंत्रिमंडल से पत्ता काट दिया गया है, तो ऐसे में नए मंत्रिमंडल में नए नामों को भी जगह मिलने वाली है। जिन नामों पर अब तक जो है यस किया गया है, जिन नामों की घोषणा संभावित है, हो सकती है, वो नाम हमने आपको बताए। और जिन मंत्रियों का पत्ता कटा है, कहीं ना कहीं वो अंदरूनी रिपोर्ट है, वो जो है अंदरूनी सर्वे करवाया गया भाजपा के द्वारा, आरएसएस संघ के द्वारा, उसमें जो नेगेटिव रिपोर्ट आई उन मंत्रियों की, उसके चलते उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ऐसे में जो है जिन मंत्रियों का पत्ता कटा, उनकी जगह नए मंत्रियों को मौका मंत्रिमंडल में मिल सकता है। और विशेष बात यह रहने वाली है कि जिन भी नेताओं को, जिन भी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उनको क्षेत्रीय, जातीय और जो है चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है। यहां जो है पंजाबी वोटर्स को साधने का काम भी भाजपा कर रही है, वह समाज, बनिया समाज के वोटर्स को भी साधने का काम भाजपा कर रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं के वोटों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए महिला नेत्री को भी
मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अनेक जो है चुनावी समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में जो है विस्तार किया जाएगा, नए मंत्रियों को जगह मिलने वाली है। और यह मान के चला जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल की गठन किया जाएगा, नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। और उसके साथ साथ निशाना जो है विधानसभा चुनाव पर भी रहने वाला है। जहां बीजेपी कमजोर, कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र से जो है मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व अवश्य सौंपा जाना है, यह तय मानकर चला जा सकता है। तो ये वो मंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार से चर्चा की। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो हमने नाम बताए, जो अंदरूनी सूत्रों से, गुप्त सूत्रों से हमें जो नाम बताए गए, उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है, कितनी सत्यता हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में यही नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं, या फिर आपकी राय इस बारे में कुछ और है? जरूर लिख दीजिए कमेंट के माध्यम से, ताकि हमें भी पता चल सके और जनता को भी पता चल सके कि वास्तविकता क्या हो सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।